Hello everyone, my name is Dr. Anupriya Punia and I am an assistant professor of psychology. Today we are going to be discussing the concept of memory and forgetting. Before we get to the formal presentation, let us understand कि इस presentation से हमारे key takeaway points क्या होंगे. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि memory क्या होती है, memory किन किन components से form होती है, कॉमन मेमोरी के मॉडल्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेमोरी इज ऑल अबाउट. दो कॉमन मॉडल्स हमने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए हैं. किस किस प्रकार की मेमोरीज होती हैं और इसी सिक्के का दूसरा पहलू कि हम क्यों भूलते हैं, भूलने के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणवश हम लोग भूलते हैं, क्या हम कर सकते हैं अपनी मेमोरी को बेटर करने के लिए. दीज विल बी द की टेक अवे ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द मोर कॉम्प्लेक्स थिंग, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि मेमोरी इन इटसेल्फ क्या होती है. मेमोरी इज सिंपली अ रिकॉर्डिंग, ओके, एन इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑफ सम इवेंट आइदर न्यू और प्रीवियस. दैट मीन्स बेसिकली हम जो अपने वातावरण से स्टिमुलस पिकअप करते हैं उसको जब हम तरीके से प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा या तो हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या जो पुरानी सीखी हुई चीज़ें हैं उनसे मैच करके जब हम उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि समय आने पर हम उसको इस्तेमाल कर सके और वो हमारे परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सके, उस चीज़ को हम मेमोरी कहते हैं. अब मेमोरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, विच मीन्स मेमोरी बनती कैसे है, किन चीज़ों से बनती है. सबसे पहले कंपोनेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं लर्निंग का कंसेप्ट. लर्निंग का मतलब होता है आप एक स्त्री जब से गर्भ धारण करती है और एक बच्चे को जन्म देती है, जन्म से लेके वो व्यक्ति जो है अपने मृत्यु तक जो भी चीज़ें अपने आसपास सीखता है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कोई भी इंफॉर्मेशन नई है तो उसको नए तरीके से ऑर्गेनाइज करता है. अगर वो फेमिलियर है या सिमिलर चीज़ है तो उसको कौन से खांचे में डालना चाहिए, ये सारा लर्निंग का प्रोसेस होता है. इंफॉर्मेशन को मात्र सीखना सफिशिएंट नहीं है, उसको हमें तरीके से स्टोर भी करना पड़ता है. जब हम उसको स्टोर कर लेते हैं और समय आने पर जब हमारे सामने एक सिचुएशन या एक व्यक्ति के प्रति बिहेव किस प्रकार से करना है या हमें क्या कार्य करना है, जब हम उस चीज़ को निर्धारित करने के लिए इन्फॉर्मेशन दिमाग से रिकॉल करते हैं, तो ये जो तीनों प्रोसेस होते हैं, किसी चीज़ को सीखना, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और समय आने पर उसको रिकवर कर पाना ताकि हम परफॉर्म या बिहेव कर पाएँ, इन सारे कंसेप्ट्स को मेमोरी के कंपोनेंट्स कहा जाता है. अब हम इसमें दो मॉडल्स की बात करते हैं. जब हम मनोविज्ञान में मॉडल की बात करते हैं तो हम प्राइमरीली इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कैसे बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे हम दो मॉडल्स की बात करेंगे. एक तो है जो मेमोरी के चरण की यानी कि स्टेजेस ऑफ मेमोरी की बात करता है कि किस किस प्रकार की मेमोरीज होती हैं. दूसरा जो है वो ये बताता है कि मेमोरी का बेसिक प्रोसेस किस प्रकार का होता है, कैसे मेमोरी फॉर्म होती है. सो जो पहला मॉडल है वो है एटकिंसन और शिफ्रिन द्वारा दिया गया मॉडल. ये कहते हैं कि जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमारे वातावरण में से स्टिमुलस पिक करती हैं और न्यूरल जो पाथवेज होते हैं उसके द्वारा, सेंसरी पाथवे के द्वारा वो दिमाग तक वो इन्फॉर्मेशन भेजती है. दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और मोटर पाथवे के द्वारा वो दिमाग जो है सेंस ऑर्गन्स तक इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके कारण हम समझ पाते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है. सेंसरी मेमोरी जो है इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो स्टोरेज है वो टेम्परेरीली जो है, जो हमारे स्टिमुलस उनको स्टोर करता है. जो चीज़ हमारे लिए रिलेवेंट होती है, जिस पे हम ध्यान देते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाती है जो कि है शॉर्ट टर्म मेमोरी. नाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन सेंसरी से बेटर है, लगभग 30 सेकंड की है, लेकिन उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है. मिलर ने बात करी है इसकी, जो कि हम इवेंचुअली जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि टेम्परेरी मेमोरी है ये, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं. इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है, उस इन्फॉर्मेशन को जितना हम ध्यान देते हैं, रिहर्स करते हैं या जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो प्रॉपरली और प्रोसेस होके स्टोर होती है. अगर आप इस मॉडल पे ध्यान दें तो डबल साइडेड एरोज हैं इस मॉडल में, विच बेसिकली मीन्स कि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी से टाइम आने पे रिकवर होके पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है और फिर हम परफॉर्म करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन बीच में ही रह जाती है या किसी कारण से तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, वो इन्फॉर्मेशन डीके हो जाती है.
ये है एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी का प्रोसेस कैसे होता है। इसका सबसे पहला पॉइंट है एनकोडिंग। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया है, क्योंकि कंप्यूटर में जब आप विशिष्ट रूप का इनपुट देते हैं, कंप्यूटर का जो मशीनरी है वो उसको प्रोसेस करके आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट देता है। सिमिलरली जब जो हमारे स्टिम्युलस की इंफॉर्मेशन होती है वो दिमाग तक न्यूरल पाथवेज के द्वारा पहुंचती है, यानी न्यूरॉन्स जब फायर करते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन होती है, जिसके कारण एसोसिएशन या साइनेप्सेस बनते हैं। और वो साइनेप्सेस जो हैं एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जिसको हम मेमोरी ट्रेस भी कहते हैं उसको फॉर्म करते हैं। ना व्हाई आई कॉल इट एन एब्स्ट्रैक्ट इज क्योंकि न्यूरॉन कहाँ फायर हो रहे हैं वो तो अगर हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है उसके द्वारा हम बता सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि ये न्यूरॉन फायर हो रहा है तो कौन सी पर्टिकुलर मेमोरी ट्रेस को वो देख रहा है। ऑर्गन्स पता चल जाते हैं कि अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स के दिमाग में अलग अलग हिस्सों में मेमोरी स्टोरेज होती है। सो एनकोडिंग इज बेसिकली इंफॉर्मेशन की छाप दिमाग पे बनाना। वो जो छाप जब बनती है तो दिमाग उसको अप्रोप्रिएट खांचे में जो उसने डिटरमाइन कर रखा है कि ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये जानवर है, ये इंसान है, ये एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल है, जो भी सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी हमने क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन को डिवाइड करने के लिए बना रखी है, ब्रेन अप्रोप्रिएटली एक नई छाप को जो है पहले उस खांचे में फिट करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को हम स्टोरेज कहते हैं। और जिस टाइम हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब हम उसको समझने की, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं सो दैट हम उसके प्रति बिहेव कर पाएं, तब जब हम अपने इन्फॉर्मेशन रिकॉल की कोशिश करते हैं उस चीज़ को रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ये तीनों कंसेप्ट्स मिलके द प्रोसेस ऑफ मेमोरी को कंप्लीट करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी, जैसा हमने एटकिंसन और शिफ्रिन के मॉडल में देखा। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी इज बेसिकली आपके सेंस ऑर्गन्स की मेमोरी। आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों की अलग अलग मेमोरीज हैं। इसकी ड्यूरेशन अच्छी खासी है, इन द सेंसेस कैपेसिटी ज़्यादा है। ड्यूरेशन कम इसलिए क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। जिस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिस पे हम नहीं ध्यान देते वो सेंसरी मेमोरी में से डीके हो जाती है। जब इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में जिस चीज़ पे हम अटेंशन पे करते हैं, जिसको हम रेलेवेंट मानते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ ऑल्सो टेम्परेरी मेमोरी और वर्किंग मेमोरी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक्टिव मेमोरी है। इट इज़ अ स्टॉप गैप बिटवीन सेंसरी एंड LTM एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टॉप गैप इन LTM एंड परफॉर्मेंस, यानी कि दोनों पाथवे से यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती है। इसका जो टाइमलाइन है, ड्यूरेशन है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स। और इसकी जो कैपेसिटी है, मीलर 1956 ने ये कहा था कि इसका मैजिक नंबर है 7+-2, यानी कि अगर हम बिल्कुल ही एफर्ट ना लगाएं तो कम से कम 5 आइटम एक टाइम में शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं, और अगर हम प्रॉपर एफर्ट लगाएं तो हम इसको 9 तक बढ़ा सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो हम जब एनकोडिंग इन STM करेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। वर्टिकली नंबर ऑफ आइटम्स नहीं चेंज होते, लेकिन हॉरिजॉन्टली हम अपने STM की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान देते हैं वो STM से फिर LTM के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ LTM का ड्यूरेशन एंड कैपेसिटी दोनों लिमिटलेस है। जिस इन्फॉर्मेशन पे हम तरीके से ध्यान देते हैं वो हमारे LTM में स्टोर हो जाती है, और LTM के अंदर जो है वो हमारी मेन स्टोरेज का भंडार जो है, जो बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर लिमिटलेस टाइम जो है वो हमारे LTM में होता है। जो हमारी सारी कॉग्निशंस होती हैं बेसिकली वो हमारे LTM में डीप सीटेड होती हैं। LTM के अंदर 2 प्रकार की रिटेंशन होती है। या तो आप उस इंफॉर्मेशन जो भी आपके दिमाग में जा रही है उसको लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से एसोसिएट करते हैं, या फिर उसको कंटेक्चुअल मीनिंग देते हैं, यानी संदर्भ के अनुसार उसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब आती है कि इन तीनों जो सेंसरी या जो शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें इनकोडिंग किस प्रकार से होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में मैंने आपको बताया था कि मैजिक नंबर होता है 7+-2। दैट मीन्स 9 से ज़्यादा मैं उसकी वर्टिकल कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकती, लेकिन हर एक डब्बे में, अगर हम इसको 9 डब्बों के रूप में देखें, हर एक डब्बे में मैं कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती हूँ वो विद मेंटेनेंस एंड प्रैक्टिस में इंक्रीज कर सकती हूँ, लेकिन नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो 9 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर हर डब्बे में एक ही नंबर आता
तो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमें कोई ना कोई डिजिट हम ज़रूर भूलते हैं, क्योंकि एक मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का होता है। लेकिन अगर मैं अपने मोबाइल नंबर को, नॉर्मली आप भी देखिए, आप सिंगल नंबर की बजाय मोबाइल नंबर को जोड़े बना बना के बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 999666772, राइट, 333 और 2 का। सो आइडली ये 10 डिजिट्स हैं, ठीक है, जो कि 9 डब्बों की बजाय 4 ही डब्बों में आ गई, तो हमारे पास 5 डब्बे अभी भी बच गए। यानी कि जब हम बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एंड मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही डब्बे में फिक्स कर देते हैं, तो उससे हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ सकती है। एलटीएम में जैसे मैंने बताया कि या तो आप अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको एसोसिएट करते हैं या उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए जितनी मीनिंगफुल होती है वो उतनी बेटर रिटेन होती है। अब हम आ जाते हैं रिहर्सल पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर समय अंतराल बहुत कम होता है, 30 सेकेंड, तो हम बहुत ज़्यादा डीपर लेवल फंक्शनिंग नहीं कर पाते, हम अपने कॉग्निशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। उस समय पे दिमाग का काम सिर्फ ये देखना होता है कि किस चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं, क्या उस समय पे रेलेवेंट है, और कितना हम उसको रिहर्स करें, बारंबार रिपीट करके उसको एलटीएम तक पहुंचाना। जब इन्फॉर्मेशन एलटीएम में पहुंच जाती है, क्योंकि एलटीएम में समय भी खूब है और कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तब हम ज़्यादा बेहतर डीपर लेवल जो प्रोसेसिंग है वो कर पाते हैं। हम अपने हायर कॉग्निशंस का इस्तेमाल करते हैं और इस कारण से इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मोर रेलिवेंटली ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन पाई जाती है। अब है स्टोरेज किस प्रकार की है, जैसे कि एलटीएम है, एलटीएम का मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी में टाइप ऑफ स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है, उसमें तो बेसिकली क्योंकि ड्यूरेशन कम है और शैलो लेवल प्रोसेसिंग है। एलटीएम के अंदर मेनली या तो संदर्भ कंटेक्चुअल होता है, जिसको आप मतलब देके सिमेंटिकली किसी चीज़ का मतलब समझ के उसको स्टोर करते हैं, या आप इसको अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से देखिए। आपकी ज़िंदगी के एक कॉमन डे की बजाय यू आर लाइकली टू रिमेंबर, अगर आपने किसी इवेंट के रूप में याद करते हो, अच्छा बुरा, समथिंग दैट इज इवोकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी और हैज सम सॉर्ट ऑफ रेलेवेंस फॉर यू, क्योंकि वो आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आप उस चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन कई मेमोरीज होती हैं जो कि मसल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि आप बिल्कुल अनकॉन्शियस लेवल पे करते हैं। जैसे आपने अगर एक बार साइकिल चलानी सीख ली, चाहे आप उसके बाद बहुत साल ना भी चलाएं, जब आप पुनः साइकिल चलाना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा अपना बैलेंस रिकवर करने में, बट देन यू विल बी एबल टू राइड अ बाइसिकल बिकॉज इट हैज़ बिकम अ मसल मेमोरी फॉर यू। तो कई प्रोसेसेस जो होते हैं वो हैबिट्स को या प्रोसीजर को इन्वॉल्व करते हैं, विच इज़ बिकम अ मैकेनिकल या मस्कुलर मेमोरी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अब आ जाते हैं हम रिट्रीवल, यानी कि इन्फॉर्मेशन रिकवर कैसे होती है। इन्फॉर्मेशन रिकवरी के दो तरीके होते हैं, या तो आप इन्फॉर्मेशन को पहचानते हैं या आप बड़ी इन्फॉर्मेशन को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसका सबसे रेलिवेंट या इससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड कौन सा जवाब है। लेकिन वहीं जब आप ऐसे टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तब आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी रेलेवेंट मटेरियल आपके दिमाग में है, उस सारी चीज़ को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम रिकॉल कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन एनकोड किस तरीके से हुई है, दैट मीन्स कौन सी सिचुएशन में आपने इनकोड किया इंफॉर्मेशन को, ठीक है, आपका उस समय मूड क्या था और आपके शरीर की फंक्शनैलिटी कितनी ज़्यादा थी। सबसे पहले आप कुछ भी एनकोड करें, जैसे हम आपको ये कहते हैं कि रट्टा मत मारो, ठीक है, किसी चीज़ को समझ के उसको याद करना बेहतर होता है। दैट मीन्स जितना आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन सेंसिबल होगी, जितना सेंस बनाएगी, उतना आप बेहतर उसको याद कर पाएंगे। आप किस प्रकार के मूड में है, व्हेन यू आर टू ओवरवेल्म बाय एनी इमोशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस टाइम पे आपकी लॉजिकल कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड कहीं ना कहीं एनकोडिंग या स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैनिक होते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल चीज़ भी नहीं रिकॉल कर पाते, जो कि अगर आप थोड़े से शांत हो तो वो हो सकता है कि बेटर स्टोर कर पाएँ, बेटर रिकॉल कर पाएँ। अगेन स्टेट डिपेंडेंट का मतलब है उस समय आपके शरीर के क्या हालात है। कभी कभार या तो हमारे आंतरिक केमिकल उथल पुथल इतनी हो, या फिर किसी को चोट लग जाए, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड यानी कि किसी ना किसी नशे के अंडर हो, उस केस में भी ये जो मेमोरी का बेसिक प्रोसेस है ऑफ इनकोडिंग एंड स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण कभी ढंग से इनकोड ना हुई इन्फॉर्मेशन है उसको हम कभी रिकवर कर ही नहीं पाते हैं। अब हम दूसरे पक्ष पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरगेटिंग।
अगर हम स्मरण की बात करते हैं तो विस्मरण की बात करे बगैर ये कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होता है। विस्मरण क्या होता है? विस्मरण बेसिकली लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। हम किसी कारणवश इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। लेकिन अगर इसको इस कंटेक्स्ट में देखें, और मैंने जो अभी कहा था कि एलटीएम की कैपेसिटी और ड्यूरेशन लिमिटलेस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो भूली जाए? तो उसके हम लोग ने कई तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है या समझने की कोशिश करी है। सबसे पहले होता है प्राइमेसी इफेक्ट। फॉर इंस्टेंस, आप लोग ने साल के स्टार्टिंग में एक आंसर या एक चैप्टर तैयार कर लिया, राइट? आपने वो उस टाइम बहुत अच्छे से सीख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आए आपने दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया एज कम्पेयर टू दैट। आपने उसको मेंटेन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, और क्योंकि वो मेंटेन नहीं हो पाए तो विद टाइम जो है, जो आपस में साइनेप्सेस होते हैं या न्यूरॉन्स के बीच का एसोसिएशन होता है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। सो प्राइमेसी इफेक्ट होता है। बहुत पहले करी गई चीज़ को अगर जब हम मेंटेन नहीं करते या रिकवर करने की कोशिश नहीं करते बारंबार, तो वो जो है इन्फॉर्मेशन टाइम पे हमें याद नहीं आती। रीसेंसी इफेक्ट होता है कि कोई चीज़ मैंने अभी अभी सीखी है, लेकिन समय इतना कम था कि मैं उसको डीपर लेवल पे प्रोसेस नहीं कर पाई, यानी कि एनकोडिंग और स्टोरेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं नहीं कर पाई, तो वो इन्फॉर्मेशन भी भूल जाते हैं। उसके बाद आता है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हमारी जो फॉरगेटिंग है वो कम हो सके। तो जैसा कि हम आपको कहते हैं कि शुरू से पढ़िए, इसमें भी दो तरीके का होता है। जब हम एक पूरा कंटेक्स्ट जो है एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको फिर कुछ एक समय अंतराल के बाद उसको रिवाइज करते हैं। दूसरी चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, यानी कि सारा जितना भी हमें सीखना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रोटेशनली उनको टाइम टू टाइम सीखते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं जितना ज़्यादा हम बार बार करेंगे वो उतने ही पुख्ता होते जाते हैं, एंड जो ब्रोकन कड़ियाँ होती हैं उसके बीच में ब्रेन अपने आप ही एसोसिएशन फॉर्म करके आपकी मेमोरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे फॉरगेटिंग जो है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। अब हमारी आती है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग क्या है, क्या क्या कारण है या क्या थ्योराइज किया गया है कि हम क्यों भूलते हैं। सबसे पहले इसमें है डीके। डीके का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन दिमाग में होती है। जब मैंने सीखा, ठीक है, मैंने बचपन में कोई चीज़ सीख ली, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का उसके बाद मुझे कोई यूज़ नहीं आया, तो मैंने क्या किया, विद टाइम उसको मेंटेन करने की कोशिश नहीं करी, उसको मैंने रिहर्स नहीं किया, तो धीरे धीरे जो आपस में न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, यानी कि दो न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो धीरे 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 करके वीक हो जाता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में होने के बावजूद समय के साथ जर जाती है, जिसको हम डीके ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन में इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का मतलब है बाधा पड़ना। अगर मैं जो आज चीज़ सीख रही हूँ, ठीक है, वो किसी कारणवश, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के मिड सेशन में यूजुअली टीचर्स चेंज नहीं किए जाते। रीज़न बीइंग, ऐसा नहीं है कि दोनों टीचर्स इक्वली अच्छे ना हो, लेकिन दोनों का हो सकता है पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग हो। आपको एक तरीके से सीखने की आदत है, उसके कारण जब आप नई टीचर द्वारा पढ़ाई गई चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, यानी जो मैंने पहले सीख रखी है चीज़, वो सीखी गई नॉलेज जो है वो नई चीज़ को सीखने में जब हमें बाधा दे रही हो, उसको हम प्रोएक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। एक होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफियरेंस। मैं किसी काम को कर रही हूँ, लेकिन नए तरीके से मैंने एक काम को करना सीखा। अब वो जो नया तरीका है उसके कारण मैं पुराना सीखा जो तरीका है उसको नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। इस तरीके की इंटरफियरेंस को रेट्रोएक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। उसके बाद है सबसे कॉमन एग्जांपल एनकोडिंग फेलियर। कभी कभार शॉर्ट टर्म से जब लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होता है तो वो जो प्रोसेसिंग होती है वो ढंग से नहीं हो पाती। क्योंकि प्रोसेसिंग ढंग से नहीं होती तो इन्फॉर्मेशन एनकोड ही नहीं हो पाती। नाउ सिंस वो एनकोड नहीं होती है इन्फॉर्मेशन, तो वो स्टोर या रिट्रीव का तो मतलब ही नहीं है। जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ तो सेकेंड एंड थर्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं होते हैं। रिट्रीवल फेलियर का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने रिकॉर्ड कर ली है और मैंने जो स्टोर करी है, कहीं ना कहीं उसकी स्टोरेज का जो बेसिक तरीका है वो गड़बड़ है। दैट मीन्स दिमाग ने जिस कंटेक्स्ट में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है या जिस खांचे में स्टोर किया है, जब मैं उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ तो जो ट्रिगर क्वेश्चंस है, यानी अपने दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए जो मैं सवाल पूछ रही हूँ वो अलग है, यानी कि वो गड़बड़ है, वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो इन्फॉर्मेशन होते हुए भी, क्योंकि आपका दिमाग से क्वेश्चन ही गलत है, तो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में होते हुए भी दिमाग उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। इनपुट एरर होगा तो आउटपुट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फॉरगेटिंग क्यों होती है।
बेसिकली कभी कभार क्या होता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी कोई बीमारी के कारण या किसी इंजरी के कारण या किसी पर्टिकुलर स्टेट के कारण आपका दिमाग की जो फंक्शनैलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, अगर आपको दिमाग में चोट लगती है और वो दिमाग का हिस्सा अगर किसी मेमोरी को कंट्रोल करता है या वहाँ पे स्टोर करता है, तो वो मेमोरी भी डैमेज हो जाएगी। कभी कभार बीमारी में, जैसे जिसको कहते हैं फॉर एग्जांपल दिमाग में बुखार चढ़ जाना, डिलीरियम जब हो जाता है, मेनिंजाइटिस जो है वो एक बीमारी है जो दिमाग को इम्पैक्ट करती है। तो अगर आपका दिमाग का जो बेसिक ऑर्गेनिक कैपेसिटी है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो ब्रेन फंक्शंस जो वो ब्रेन का पार्ट परफॉर्म करता है या कंट्रोल करता है, वो सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि हम क्यों बोलते हैं इट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसको आप कॉमन भाषा में बोलते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी, यानी कि चश्मदीद गवाह की गवाही जो है। क्या होता है, जब मैं किसी इवेंट को जो कि पहले हो चुका है, जब मैं उसको दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ, तो उसको मैं एक बहुत ही सब्जेक्टिव तरीके से रिकॉल करती हूँ। उस समय पे मैं किस सिचुएशन में थी, मैंने क्या देखा या नहीं देखा, जो मैंने देखा उसको मैंने किस प्रकार से परसीव किया, क्या वो उस समय जो मेरी परसेप्शन थी वो आज की जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे रेलिवेंट है कि नहीं है। तो जो रिकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिस कारण से हम बहुत एक्यूरेटली चीज़ को रिकवर नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है रिप्रेशन। आप लोगों ने जब पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ा था तब आपने सिगमंड फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक थ्योरी या साइकोडायनेमिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा था। उसमें आपने इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम के बारे में पढ़ा था। जो आपका अहम होता है, ईगो होता है, वो आपका इड, सुपर ईगो और रियलिटी तीनों को बैलेंस करके रखता है फॉर बीइंग बेटर फंक्शनल। लेकिन कभी कभार ये तीनों चीज़ें ईगो पे हावी होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब दिमाग को ये लगता है कि शायद ईगो डैमेज हो सकता है, तो उस ईगो को बचाने के लिए वो रक्षा कवच बनाना शुरू करता है या डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है, जिस सो दैट आपका जो ईगो है वो सेफ रहे, सेफ गार्डेड रहे। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो दिमाग को लगता है कि ईगो की फंक्शनैलिटी के लिए थ्रेटन कर रही हैं या ईगो के लिए थ्रेटनिंग है, उस समय पे उन इन्फॉर्मेशन को या उस मेमोरी को जो है दिमाग जो है अनकॉन्शियस लेवल पे दबा देता है। आप रिकवर तो उस चीज़ को करेंगे जो आपको पता है कि आपने कभी याद करी हो या वो मेमोरी ट्रेस हो। जो अनकॉन्शियस लेवल पे, अब चेतन लेवल पे जो है रिप्रेस मेमोरी, आपको उसके एग्जिस्टेंस का ही नॉलेज नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप रिकवर कैसे करोगे? वो आपके दिमाग में है लेकिन यू आर नॉट अवेयर कि वो आपके दिमाग में, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं निमोनिक्स पे। निमोनिक्स बेसिकली होता है मेमोरी को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स, किस प्रकार से आप अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हैं। देखिए साइंटिफिक बहुत तरीके होते हैं, हर जगह होता है कि अपनी मेमोरी को ऐसे इंक्रीज करिए जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ब्रेन अपनी सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करता है। आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल आप कोई भी टेक्निक देख लें, वो बेसिकली क्या आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वॉट आर यू यूजिंग टू इन्हेंस योर मेमोरी। हम जितना अपने इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, जितना हम फोकस करते हैं, जितना हम उनका सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन जितनी रेलेवेंट होगी उसकी स्टोरेज मेरे लिए उतनी ही बेटर होगी, ठीक है। या तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ उसको एसोसिएट करें, इमोशंस के साथ मेमोरीज, व्यक्ति विशेष के साथ मेमोरीज, इमेजरी का इस्तेमाल करें, या उस चीज़ को आप अपने लिए बेटर कंटेक्स्ट दें, आपके लिए जो रेलेवेंट है उस चीज़ से एसोसिएट करके अगर आप अपने इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर बेटर होती है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ बेटर मेमोरी, एंड बेटर मेमोरी ऑलवेज एंड्स अप गिविंग यू अ बेटर परफॉर्मेंस। सो इस प्रेजेंटेशन में आज इतना ही, एंड आई होप दिस हैज़ बीन अ रेलिवेंट प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।